क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम यूजिंग एंगल एट बॉटम प्लस एंगल एट टॉप, द बोथ कनेक्शन इज कॉल्ड। उसको बोला जाता है सीटेड कनेक्शन। क्या बोला जाता है? सीटेड कनेक्शन। किसको? कनेक्शन ऑफ वन बीम टू द अनदर बीम यूजिंग एंगल एट बॉटम प्लस एंगल एट टॉप, व्हाट इज कॉल्ड एज सीटेड कनेक्शन। तो बात करते हैं सीटेड कनेक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन होती है बीम टू बीम कनेक्शन यूजिंग होता है सीट एंगल और क्लीट एंगल। जो सीट एंगल होता है वो बॉटम में लगता है और जो क्लीट एंगल होता है वो टॉप पे लगता है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है अनस्टीफन्ड सीटेड कनेक्शन होता है, जिसके अनस्टीफन्ड सीटेड कनेक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसके होते हैं कॉलम, बीम, क्लीट एंगल और सीट एंगल। किसका? अनस्टीफन्ड सीटेड कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं। सो दूसरा, नो एडिशनल स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड इन दिस कनेक्शंस। नेक्स्ट आता है स्टीफेंड सीटेड कनेक्शन। वो अनस्टीफेंड सीटेड कनेक्शन था, ये स्टीफेड सीटेड कनेक्शन है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसके होते हैं बीम, सीट एंगल, पेयर ऑफ द स्टीफनर्स ऑफ एंगल्स एंड पैकिंग प्लेट्स। सो एडिशनल स्टीफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन दिस seated connection. So let's talk about the key components. The both are the key components. The key components are the both steepens and the unsteepens types come under the seated connection. So are you understand the ball, trainers, manner? Okay, what is the seated connections? Seated connection, what happen in which the beams are connected by this angle, connected by beam to beam, and we are providing bottom and top two types of angle. The top angle is what? Top angle is a cleat angle and the bottom angle is a seat angle. So two angles are provided. Next बात करते हैं इसके conclusions के बारे में। तो conclusion क्या कहता है? Since both types use top and bottom angles, generally terms as a seated connection. सो फाइनल आइडियाज़ की बात करें तो सीट एंगल जो होता है वो बॉटम होता है और जो क्लीट एंगल होता है वो टॉप एंगल होता है। तो उससे बात करते हैं सीटेड कनेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर तो होता है 1/300 ऑफ द स्पैन। ये है मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। तो अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में फॉर सिंपली सपोर्टेड स्टील बीम। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है वो स्पैन बाई 300 होता है। किसके अंदर? सिंपली सपोर्टेड के बीम के। पर एक कंडीशन होती है, but there is a condition. So condition is what? Beam other than industrial buildings. अब बात करते हैं रीज़न फॉर लिमिटिंग डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ड्रेनेज क्या इशू करता है कि एक्सेसिव डिफ्लेक्शन अफेक्ट करता है फ्लोर, रूफ और ड्रेनेज के लिए। दूसरा आता है क्रेकिंग प्रॉब्लम्स। क्रेकिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है? कोजेज क्रेक्स इन प्लास्टर ऑफ द सीलिंग्स एंड डैमेज अटैच टू द मटेरियल। तीसरा आता है स्ट्रक्चरल इश्यूज़। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के अंदर क्या होता है? जो कॉजेज होती है अनडिज़ायरेबल ट्विस्टिंग एंड डिस्टॉर्शंस ऑफ द कनेक्शंस एंड मटेरियल्स होता है। कन्फ्यूजन पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो कन्फ्यूजन क्या होता है? जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्पैन बाई 325 होता है। तो आस्क्ड इन क्वेश्चन की बात करें जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्पैन बाई 300 होता है। तो फाइनल की आइडियाज़ की बात करें तो ऑलवेज चेक कोड वर्जन। ठीक है, IS 800 2000 था, वो था स्पैन बाई 300। What asked? Effect of increase in roof pitch on load carrying capacity. Load carrying capacity decreases because pitch roof concept जो होता है, pitch roof में क्या होता है? Ratio of vertical rise to the horizontal run. So higher pitch, steeper roof and theta increases होता है। So बात करते हैं huge in area with more participations. लोड ऑन पर्लिंग्स के बारे में बात करते हैं तो ग्रेविटी लोड में क्या होता है? डेड लोड प्लस लाइव लोड मिलकर बनता है बिल्ड लोड। सो मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ पर्लिंग की बात करते हैं तो अबाउट जेड एक्सिस में क्या बनता है? मूवमेंट MZ बराबर होता है WP प्लस कोस थीटा इंटू L²/100 होता है। ठीक है, बात करते हैं अबाउट बाई एक्सिस के लिए। तो बाई एक्सिस में क्या होता है? M/Y होता है, जहाँ पर P cos थीटा इंटू L² tan होता है।
एम बाई वाई पे पी कोस थीटा प्लस एल स्क्वायर बाई टेन होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग पिच जो होता है, तो थीटा इंक्रीजेज होता है, कोस थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है इसमें इंक्रीज होता है, कोस थीटा क्या होता है डिक्रीज होता है, पी कोस थीटा डिक्रीजेज होता है। मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर भी डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इन पिच के बारे में। तो डिक्रीज इन कोस थीटा, डिक्रीज इन लोड कैपेसिटी इसके अंदर होता है। क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच एलिमेंट रजिस्ट लैटरल लोड पैरेलल टू द रिज इन पिच रूफ इंडस्ट्रियल स्टिंग्स आर द बिल्डिंग्स। इसमें जो आती हैं ब्रेसिंग्स आती हैं। व्हाट इज़ द आस्क्ड, विच एलिमेंट रजिस्ट लैटरल लोड पैरेलल टू द रिज इन पिच रूफ इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग्स, द ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है कि रजिस्ट लैटरल लोड बिंड पैरेलल टू द रिज। वाई नीडेड? बिंड पैरेलल टू द रिज causes deformations, causes instability in the roof truss। अब इसका सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि क्रॉस डायगोनल मेंबर प्रोवाइडेड होता है, कॉल्ड ब्रेसिंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशंस के बारे में। तो टॉप चोड बिटवीन एंड ट्रसेस, सो बॉटम चोड बिटवीन एंड ट्रसेस। सो रिजल्ट्स क्या होता है? प्रिवेंट डिफॉर्मेशन एंड इंस्टेबिलिटी के बारे में होती हैं। अदर एलिमेंट नॉट करेक्ट के बारे में बात करते हैं। पर्लिन्स के क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पैरेलल टू द रिज होता है, कनेक्टेड ट्रस अलोंग द लेंथ होता है, डू नॉट रजिस्ट लैटरल लोड पैरेलल टू द रिज होता है। ठीक है, इसमें यही होता है। अब बात करते हैं ट्रसेस के बारे में। तो अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स ट्रांसफर्स लोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। इसके कॉलम्स की बात करें तो ये वर्टिकल मेंबर्स होता है, ट्रांसफर लोड टू फाउंडेशन होता है। ओनली ब्रेसिंग रजिस्ट लैटरल लोड पैरेलल टू द रिज होता है। क्वेश्चंस क्या पूछता है? क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड वर्टिकल पॉइंट लोड और इंक्लाइंड पॉइंट लोड। ट्रस जो स्पेसिंग होता है वो 4 मीटर होता है, पर्लिन स्पेसिंग होता है 1.4 मीटर अलोंग द स्लोप होता है। रूफ जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। डेड लोड प्लस लाइव लोड बराबर होता है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिंड लोड जो होता है वो 5 किलो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री कन्वर्जन के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द पर्लिंग स्पेसिंग क्या होती है इज इक्वल्स टू 1.4 cos 30 डिग्री। तो इसमें आ गया 1.21 मीटर हो गया। प्लेन एरिया की बात करते हैं। तो प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है? प्लेन एरिया के अंदर होता है 4 इंटू 1.212 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4.849 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड में क्या क्या आता है? डेड लोड आता है और लाइव लोड आता है। तो ये कैसे एक्ट करता है वर्टिकली? तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि लोड इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है। कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा 3 इंटू 4.849 14.55 किलो न्यूटन 14.54 किलो न्यूटन होता है। इंक्लाइन लोड बिंड लोड के बारे में बात करते हैं। एरिया फॉर बिंड क्या होता है? तो 1.4 इंटू 4 बराबर 5.6 मीटर स्क्वायर।
लोड बराबर इंटेंसिटी इनटू एरिया होता है। कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन में जो होता है 5 × 5.6 होता है, जो होता है 28 किलो न्यूटन। फाइनल आंसर क्या होता है? वर्टिकल लोड क्या होता है, इंक्लाइंड लोड क्या होता है? ये होता है 14.54 किलो न्यूटन और इंक्लाइंड लोड होता है 20 किलो न्यूटन। वर्टिकल लोड के अंदर यूज होता है प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल एरिया, बेंड लोड जो होता है वो यूज होता है एक्चुअल इंक्लाइंड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज ए बीम, तो वो होता है आई सेक्शन। बेसिक बीम बिहेवियर की बात करें तो बेंडिंग जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस जो होती है वो जीरो होती है एट सेंटर पर, मैक्सिमम होती है टॉप और बॉटम लेयर्स के अंदर। तो अगर इसका शेयर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एट सेंटर होता है शेयर और 0.8 होता है टॉप और बॉटम लेयर के अंदर। अब बात करते हैं रोल ऑफ आई सेक्शन कंपोनेंट के बारे में। इसमें जो वेव होती है वो रजिस्ट करती हैं शेयर फोर्स को, जो फ्लेंज होती हैं वो रजिस्ट करती है मोर देन 80% ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट। सो वाई आई सेक्शन इज एफिशिएंट इन केयरिंग बेंडिंग लोड और शेयर लोड। समझ में आ गई? इसलिए एफिशिएंट है कि ये एफिशिएंटली कैरी करता है बेंडिंग लोड और शेयर लोड। So work effectively in plan of beam, तो बीम थ्योरी सपोर्टेड आई शेप एज एफिशिएंट फॉर्म्स। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशंस में क्या होती हैं? ये रिड्यूस करता है कैपेसिटी क्यों इन ट्रांसवर्स डायरेक्शंस और इनसफिशिएंट टॉरेशन के लिए। तो कंपैरिजन बात करें तो ये जो होलो सेक्शन होता है इसमें क्या होता है? होलो सेक्शन में बेटर टॉरेशन होता है बट मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू द मैन्युफैक्चर होता है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज आई सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज आस्क्ड? विंड प्रेशर ऑन चिमनी एक्ट ऑन बोट एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चिमनी की अगर बात करें तो ये होता है विंड प्रेशर, ये होता है सेल्फ वेट ऑफ चिमनी। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्ट्रेस डेवलप्ड। स्ट्रेस डेवलप्ड जो होती हैं वो किस लिए होती हैं? ड्यू टू सेल्फ वेट और डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप होती हैं। ड्यू टू विंड प्रेशर, विंड प्रेशर किस लिए होता है? बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से होता है। विंड प्रेशर का अजम्पशन हम समझते हैं, तो इसमें क्या होता है? फॉर एनालिसिस एंड स्ट्रेस कैलकुलेशन विंड प्रेशर एक्ट ऑन प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया इंपॉर्टेंट होता है। क्या डेफिनेशन क्या कहती है? एरिया वेयर विंड स्ट्राइक द चिमनी। इसका जो नेचर होता है वो होता है आउटर फेस जो होता है वो एक्सपोज टू द विंड होता है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? विंड ऑफ आउटर फेस इनटू द हाइट ऑफ चिमनी होता है। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं की आइडिया समझते हैं इससे क्या। तो की आइडिया क्या होता है कि विंड लोड इज कंसिडर्ड ऑन द एक्सपोज्ड फेस ओनली। सो व्हाट हैपन हियर? नॉट ऑन टोटल और सरफेस एरिया, इस जगह पर मैटर करता है। सो कंक्लूड कर देते हैं हम इस चीज़ को लेके। Let's talk about the next questions. What he asked? He asked the maximum allowable vertical deflection under the live load for the cantilever member supporting brittle cladding. So brittle cladding के लिए ये दो तरीके की claddings होती हैं, एक होती है इलास्टिक claddings, दूसरी होती है brittle claddings. इलास्टिक claddings के लिए जो होता है वो span by 250 होता है और जो brittle cladding होती है उसके लिए होता है span by 150 होता है। ये अलग अलग चीज़ के लिए 140 अगर कैंटिलीवर बीम है ना भाई, बीम की बात चलती है। बीम किस तरीके का बीम है ये डिपेंड करता है। बीम एक तो होता है कि कैंटिलीवर हो सकता है, दूसरा होता है कि बीम कंटिन्यूस सिंपली सपोर्टेड हो सकता है। सो अगर बात करता है वो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की बात करता है कैंटिलीवर बीम के लिए। तो कैंटिलीवर बीम के अंदर भी दो तरीके की चीज़ें आती है, पहली आती है इलास्टिक, दूसरी आती है ब्रिटल क्लैडिंग। तो इलास्टिक क्लैडिंग होती है उसके लिए हम स्पैन बाई 120 यूज़ करते हैं और जो दूसरा होता है उसके लिए स्पैन बाई 150 यूज़ करते हैं। वैसे ही इसी तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर भी सेम थिंग्स होती हैं। व्हाट इज द सेम थिंग इज दैट द ब्रिटल क्लैडिंग्स हैड द स्पैन बाय 325 एंड 325 किसके लिए होती है? जनरल लिमिट होती है स्पैन की। सो बात कर लेते हैं, बहुत होगी बकचोदी। कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन जो होता है उसके लिए जो इलास्टिक क्लैडिंग होती है वो स्पैन बाई 120 होती है, ब्रिटल क्लैडिंग जो होती है वो स्पैन बाई 150 होती है। सो सिंपली सपोर्टेड बीम इन द डिफ्लेक्शन व्हाट? इलास्टिक क्लैडिंग कितनी होती है? किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड के लिए स्पैन बाई 240 एंड ब्रिटिकल क्लैडिंग के लिए होती है स्पैन बाई 300 और 300। और जो सिंपली सपोर्टेड के लिए एक जनरल लिमिट होती है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, वो होता है स्पैन बाई 325 325।
अब बात करते हैं एच पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग फाइनल डिफ्लेक्शन ऑल लोड्स टेम्परेचर क्रीप और श्रिंकेज वो होता है लेस देन इक्वल्स टू स्पैन बाई 250 होता है। एंड आफ्टर फिनिशेस द पार्टीशन जो होता है वो लेस देन होता है स्पैन बाई 350 और 20 mm। इसके अंदर पिचेवर जो लेस होता है कि आइडियाज़ की बात करते हैं। कैंटिलीवर जो होता है मोर डिफ्लेक्शन एंड अलाउड द सिंपली सपोर्टेड होता है। ब्रिटल क्लेडिंग जो होता है वो स्ट्राइकर कंट्रोल होता है और जो स्मॉलर लिमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ आस्क्ड इन क्वेश्चन इफ़ D/TW होता है वो लेस देन होता है 400 एप्सिलॉन W। जो एप्सिलॉन W होता है वो होता है अंडर रूट 250 डिवाइड बाई FY होता है। विच स्टीफनर्स आर रिक्वायर्ड इन प्लेट गिर्डर्स।